तो मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन। तो आप लोग जो भी ऑनर्स जो भी पेपर हो किसी का भी ऑनर्स पर कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसी का नंबर ऐड होकर के फाइनली में आपका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ऑनर्स पेपर पे कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इस प्रकार से है जो आप देखेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर सुनेंगे इसको, अगर कुछ अच्छा लगे उसको याद भी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर विदाउट याद आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा। भारत आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। यहाँ पर जनसंख्या और प्राकृतिक संपदाओं का तो बाहुल्य है, किंतु बेकारी की अधिकता और प्रति व्यक्ति आय की कमी के कारण यह एक अर्ध विकसित देश कहा जाता है। यानी कि सारे चीज़ संपन्न है, परंतु क्या है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसके मामले में जब हम लोग आते हैं तो ये विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। नहीं तो देश भारत बहुत विकसित है। यद्यपि हमारे पास आर्थिक विकास की सभी सुविधाएं और संभावनाएं मौजूद है, किंतु उसके उचित उपयोग के अभाव में हमारा यथोचित आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। खनिज संपदाओं के संबंध में हम विश्व के सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों में से एक है। शक्ति साधन तथा पशुधन भी हमारे पास पर्याप्त है। इस संबंध में बेरा एंस्टी कहा है कि भारत में पशु वनस्पति और खनिज संपदाओं की अधिकता है, और यहाँ कश्मीरी पहाड़ी की भेड़ों से लेकर सिंध के ऊंट तथा बंगाल के हाथी सिंह तक मिलते हैं, तथा उत्तरी क्षेत्र में गेहूं, फल और देवदार के वृक्ष से लेकर निचले क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में चावल और नारियल तक प्राप्त होते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोयले और लोहे के क्षेत्रों से लेकर मैसूर में सोने की खानें, पंजाब में नमक के पहाड़ तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विरोधाभासी प्रकृति के कारण अर्थशास्त्रियों के बीच एक कहावत प्रचलित है कि भारत धनी देश है पर भारतवासी निर्धन है। साधनों की प्रचुरता के बावजूद भी निर्धनता, भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान। अन्य राष्ट्र की तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। योजनाकरण प्रारंभ किया गया तथा हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे कि हम अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदाओं का यथाचित उपयोग कर विश्व के समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान पा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे कि कृषि की प्रधानता। भारत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है। यहाँ कुल जनसंख्या का 64.8% कृषि व्यवसाय में है, जबकि ब्रिटेन में 3%, अमेरिका में 4% व कनाडा में 8% जनसंख्या कृषि व्यवसाय से लगी है, तथा शेष 35.2% उद्योग व सेवाओं में लगा हुआ है। और कृषि व्यवसाय 33% के राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे पाता है। यहाँ के निर्यात व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, और ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% निर्यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पदार्थों का ही होता है। कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य में भी प्रतिबिंबित रहती है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का निवास गांवों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण है। यहाँ 6.05 लाख गांव व लगभग 3,949 नगर व शहर है। यहाँ की 74.3% जनसंख्या गांवों में निवास करती है।
समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 3 गांवों में रहते हैं। यह प्रतिशत देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए अमेरिका की 24, जापान की 23 व ऑस्ट्रेलिया की 15% जनसंख्या गांवों में रहती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी कि सबकी आय क्या है, कम है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय विश्व के कुछ देशों को छोड़कर बहुत ही निम्न है। 2011 में प्रति व्यक्ति आय केवल $1410 थी। भारत की तुलना में अमेरिका, स्विट्जरलैंड व जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 3454 व 31 गुनी है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी व्याप्त है, लेकिन यह गरीबी इससे और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की 50% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का केवल 20% ही मिल पाता है। यहाँ की 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है, क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में कैलोरीज भी नहीं मिल पाती है। चौथा पॉइंट आपका है कि पूंजी की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता यह है कि यहाँ की पूंजी की कमी है। इसकी मुख्य कारण बचत व विनियोग की निम्न दरें होना है। यहाँ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत का स्तर निम्न है। पिछले कुछ वर्षों में नियोजन होने के कारण बचत व विनियोग दरों में कुछ वृद्धि हुई है। 1992 से 93 वर्ष में शुद्ध बचत एवं विनियोग की दरें क्रमशः 15.3 व 16.7 रही है। 2010-11 में भारत की सकल देशीय बचत 31.2% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और सकल पूंजी निर्माण 36.6% के उच्च स्तर पर। अब देखिए 5वां जो पॉइंट है आप लोगों का, वह जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या ये जो है वो बहुत भूमिका अदा इसमें करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 5वीं विशेषता यह है कि यहाँ की जनसंख्या का भारी दबाव है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ की जनसंख्या अन्य विकसित देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो वर्तमान में 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2001 को 102.7 करोड़ हो गई। संपूर्ण विश्व की 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि उसके पास विश्व के कुल स्तर क्षेत्र का 2.4% भाग ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.07 करोड़ हो गई। अगला पॉइंट है आप लोगों का व्यापक बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी जो यहाँ का है। तो सबसे मेन इसका जो कारण हुआ वो क्या हुआ, जनसंख्या। बेरोजगारी क्यों होगा, वही कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 6ठी विशेषता यह है कि यहाँ बेरोजगारी है जिसमें बराबर वृद्धि होती जाती है। वर्तमान में 5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार है। इस संख्या में प्रति वर्ष 60 लाख व्यक्ति की और वृद्धि हो जाती है। इस तरह अगले 5 वर्षों में 8 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होंगे। व्यापक बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर अर्ध रोजगार भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी पूरे समय में कार्य करने के लिए काम की कमी है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट 7 है वो संपन्नता में दरिद्रता। भारत में खनिज, वन संपदा, जनशक्ति व अन्य संसाधन पर्याप्त है। यहाँ पर कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अणुशक्ति के लिए आवश्यक सामग्री भी भारत में उपलब्ध है। तेल व गैस के बड़े बड़े भंडार है व अच्छे जंगल है जहाँ भी विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती है। जनशक्ति भी 90 करोड़ से अधिक है, लेकिन साधनों व अन्य आवश्यक तत्वों के अभाव में उनका उचित विदोहन नहीं हो
हो पाया है, इसलिए संपन्नता में दरिद्रता है। देखिए हम लोग अब पॉइंट पर ही सिर्फ बात करेंगे और आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगली जो पॉइंट है तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर, जो टेक्निकल वाला जो ज्ञान होता है उसका जो है वो स्तर निम्न है, नीचे है, ठीक है। आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता में क्या है, संपत्ति एवं आय के वितरण में काफ़ी असमानता है और विषमता है। तो महालनोबिस समिति के अनुसार शहरों में 5% व्यक्ति के पास कुल संपत्ति, शहरी संपत्ति का 52% केंद्रित है। यानी कि बात समझ पा रहे हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो किसी के पास बहुत कम। ये है उनका पॉइंट। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 10 है कि परंपरावादी समाज। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ समाज रूढ़िवादी, भाग्यवादी व परंपरावादी है। यही कारण है कि यहाँ की बहुत सी कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, मृत्यु भोज व अनेक सामाजिक परंपराएं पाई जाती है जिनमें काफ़ी धन व्यय कर दिया जाता है। बात समझ पर है। परंपरा में जैसे कि वही पूजा प्रतिष्ठा जो भी हो इसमें विदाउट खर्चा कर देते हैं, बिना काम का, ये इनका कहना है। फिर आपका जो नेक्स्ट है इसको आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं इसको पॉइंट बता रहा हूँ। परिवहन व संचार साधनों का अभाव। जैसा कि परिवहन, भारत में परिवहन व संचार साधनों का भी अभाव है। यहाँ पर सड़कें कम है तथा अधिकांश सड़कें कच्ची है। यहाँ पर 1 वर्ग मील में इतना किलोमीटर सड़कें हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। अगला 12वां जो पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई। यह नियोजन 1 अप्रैल 1951 से चालू किया गया। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं व 12वीं योजना चल रही है। इस प्रकार यहाँ नियोजन के 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं जिससे देश का विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। फिर अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास। फिर है आपका लास्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर। तो इस तरह से आप 15 पॉइंट में कुछ कुछ लिख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि 2-3 पेज तो आराम से लिख लेंगे। वैसे 4-5 पेज से कम लिखना नहीं है। अगर 20 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 1 पेज आप लिखेंगे तो उम्मीद रखेंगे उससे कि 5 नंबर है, उस हिसाब से लिखेंगे। तो आप लोगों को फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।